अच्छी खबर में किंतु की गुंजाइश न रह जाए और बुरी खबर से परंतु सच्चाई ढूंढ कर लाए। ऐसी अच्छी और सच्ची खबरों के साथ आपके साथ मैं हूं नवजोत रंधावा। एक ऐसा शो जहां दिन की बड़ी खबर हम आपको आसान शब्दों में पॉइंट बाय पॉइंट समझाएंगे, यानी बड़ी खबर का सच्चा और अच्छा विश्लेषण। अयोध्या में कर्मकुटीर पूजा, जानिए रामलला से माफी क्यों मांग रहे हैं पुरोहित। प्राण प्रतिष्ठा से पहले शहर शहर राम उत्सव, भक्ति के रंग में राममय हुआ पूरा देश और अब नहीं चलेगी एयरपोर्ट पर बद इंतजामी। एयरलाइंस कंपनियों को मिली डीजीसीए से कई हिदायतें, क्या हैं आगे बताएंगे। अच्छी और सच्ची खबरों में सबसे पहले बात प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम की, जिससे जुड़ी पूजा पाठ आज से अयोध्या में शुरू हो गए हैं। अनुष्ठान के पहले दिन प्रायश्चित और कर्मकुटीर पूजन विधि विधान से देश भर से आए वेद शास्त्रियों ने संपन्न करवाए। प्राण प्रतिष्ठा से जुड़े ये सभी अनुष्ठान 22 तारीख तक चलेंगे और उसी दिन दोपहर में मृगशिरा नक्षत्र में रामलला की मूर्ति गर्भगृह में स्थापित होगी। प्राण प्रतिष्ठा से जुड़ी ये सारी पूजा काशी के विद्वान पंडित लक्ष्मीकांत दीक्षित की अगुवाई में 121 पुजारियों की टीम करा रही है। श्री रामचंद्र कृपालु भज मन हरण भव भय दारुणम्। 500 साल का खत्म होने वाला है इंतजार। नए नवेले मंदिर में सजने वाला है राम दरबार, जिसके लिए आज अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा से जुड़े अनुष्ठानों की शुभ शुरुआत हो गई है। हाथों में पूजा की थाली, जिसमें अक्षत, कुमकुम, हल्दी, घी, सुपारी, जल, फूल और रक्षा सूत्र लेकर पुजारियों की ये टीम आज दोपहर विवेक ट्रस्ट भवन पहुंची, जहां प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम से जुड़ी पहले दिन की पूजा इन वेद शास्त्रियों ने संपन्न करवाई। इस पूजा में राम मंदिर ट्रस्ट के सदस्य अनिल मिश्रा और उनकी पत्नी मुख्य यजमान बने। सारे जो आचार्य हैं वो पहुंचे हुए हैं और वो सभी जो है इसको 6 बजे तक ये सभी इसको अनुष्ठान करेंगे और अनुष्ठान करने के बाद सरयू में स्नान भी है। यानी कि ये सभी जो प्रक्रिया है, जो वैदिक प्रक्रिया है, उसको पूरा किया जा रहा है। और ये वैदिक प्रक्रिया के तहत ही ये सारी तैयारियां की गई हैं और इसी को लेकर ये अनुष्ठान अंदर किया जा रहा है, जो आज से शुरू हुआ है। यानी कि श्री राम की प्रतिष्ठा के लिए ये वैदिक आज से शुरू हुआ है, जिसकी एक्सक्लूसिव तस्वीरें हमने आपको दिखाई है। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा से पहले की जाने वाली प्रायश्चित पूजा इन पुरोहितों ने करवाई, जिसमें शारीरिक, आंतरिक और मानसिक इन तीनों तरीकों का प्रायश्चित किया गया। प्रायश्चित के लिए यजमान को 10 विधि स्नान कराया जाता है। इसके साथ ही गौदान, प्रायश्चित का संकल्प भी लिया जाता है और इस पूजा का मकसद ये है कि जाने अनजाने में जितने भी पाप हुए हैं उनका प्रायश्चित किया जाए। यानी इसमें एक प्रकार से यजमान का शुद्धिकरण किया जाता है। वहीं पुरोहितों ने मंत्रोच्चार के साथ कर्मकुटीर पूजा भी करवाई, जिसके जरिए रामलला के बाल स्वरूप प्रतिमा से माफी मांगी गई, क्योंकि माना जाता है कि मूर्ति बनाने में छेनी और हथौड़ी का इस्तेमाल होता है, जिससे भगवान को चोट पहुंचती है, जिसकी माफी इस कर्मकुटीर पूजा के जरिए मांगी जाती है। तो जब हम पूजा करने के लिए जाते हैं तो मनसा वाचा कर्मणा किसी भी प्रकार से यदि हमसे कोई दोष हो गया हो, कोई गलती बन गई हो, तो उसके लिए हम प्रायश्चित करते हैं। और दूसरा, जब हम मूर्ति का निर्माण करते हैं तो छीनी और हथौड़ी उन पर चलाते हैं, लेकिन हम उनसे क्षमा मांगते हैं कि प्रभु, हम आपको बनाने के लिए ऐसा कर रहे हैं, हमारे अंतर भावना में ऐसा कोई नहीं है कि हम आपके ऊपर आघात और चोट पहुंचाएं। तो उसको क्षमा मांगा जाता है भगवान से कि हमको गलती हो गई हो, जो आपका हमने निर्माण किया है। और मनसा वाचा कर्मणा, जो हमारे कोई दोष हो, कोई पाप हो, हम आपकी पूजा में प्रवृत्त हो रहे हैं, उसके लिए प्रायश्चित है, जो राम जन्मभूमि में प्रतिष्ठा का आज से कार्यक्रम प्रारंभ हो रहा है। इसीलिए मूर्तियों की प्राण प्रतिष्ठा जो की जाती है वो बड़े विधि विधान से की जाती है, क्योंकि ब्रह्मांड की ऊर्जा को आप उस मूर्ति की ऊर्जा के साथ जोड़ते हैं। मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा इसलिए आवश्यक है कि जब आप उसके समक्ष खड़े हों, जब आप अपनी प्रार्थना करें, तो वो प्रार्थना उस मूर्ति के माध्यम से ईश्वर तक पहुंच सके।
और ऐसा तभी हो सकता है जब वो मूर्ति की ऊर्जा ईश्वर की ऊर्जा के साथ कनेक्टेड होगी। पहले दिन की ये पूजा संपन्न होने के बाद रामलला की प्रतिमा को राम मंदिर परिसर में ले जाया जाएगा। इसके बाद 18 जनवरी से मंदिर के गर्भगृह में प्राण प्रतिष्ठा की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी, जो काशी के विद्वान पंडित लक्ष्मीकांत दीक्षित की देखरेख में होगी। और इसके लिए आज 86 साल के लक्ष्मीकांत दीक्षित काशी से अयोध्या के लिए रवाना हो गए। अयोध्या से आशीष श्रीवास्तव और बनवीर सिंह, वाराणसी से रोशन जायसवाल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। अयोध्या में होने वाले प्राण प्रतिष्ठा समारोह में सिर्फ चंद रोज बाकी हैं। ऐसे में अयोध्या समेत देश भर में राम उत्सव मनाने की तैयारी जोर शोर से चल रही है और इस शुभ अवसर में प्रधानमंत्री मोदी ने आज फिर सोशल मीडिया एक्स के जरिए एक राम भजन शेयर किया है। मगर इस बार प्रतिष्ठा से जुड़े अनुष्ठान आज से शुरू हो चुके और इसी के साथ आज से देश के कई शहरों में राम उत्सव की भी शुरुआत हो गई है। शहर शहर लोग प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम का जश्न मना रहे हैं। आज दिल्ली के सदर बाजार इलाके में व्यापारी संघ ने 4 किलोमीटर लंबी शोभा यात्रा निकाली, जिसमें आम लोग भी शामिल हुए। इसी तरह देश के दूसरे बाजार भी प्राण प्रतिष्ठा अनुष्ठान को उत्साह के साथ मना रहे हैं। ढोल नगाड़ों की थाप पर झूमते गाते और जय श्री राम का जयकारा लगाते राम भक्तों की ये टोली निकल पड़ी है रामोत्सव मनाने। आस्था और भक्ति के रंग से सराबोर ये तस्वीरें आई हैं दिल्ली के सदर बाजार इलाके से, जहां आज व्यापारी संघ ने प्राण प्रतिष्ठा अनुष्ठान शुरू होने की खुशी में शोभा यात्रा निकाली। शोभा यात्रा के रथ पर प्रभु श्री राम की बड़ी सी प्रतिमा और इस प्रतिमा के साथ राम, सीता, लक्ष्मण और हनुमान की वेशभूषा में कलाकार शामिल हुए, जिनका स्वागत लोगों ने जगह जगह फूल बरसाकर किया। इस दौरान कोई राम ध्वज लहराकर अपनी खुशी का इजहार कर रहा था, तो कोई प्रसाद बांटता नजर आया और किसी ने आतिशबाजी की। आम दिनों में सदर बाजार व्यापारियों और ग्राहकों से खचाखच भरा रहता है, मगर आज सदर बाजार की गलियों का नजारा बिल्कुल बदला नजर आया। इस समय हम मौजूद है दिल्ली के सदर बाजार में। राम मंदिर के हर्ष और पावन अवसर पे जब प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी, उसकी खुशी में एक शोभा यात्रा जो है वो दिल्ली के व्यापारियों द्वारा निकाली जा रही है। 4 किलोमीटर की ये लंबी और भव्य शोभा यात्रा है, जिसमें आप देख सकते हैं पूरे हर्ष और उल्लास से राजधानी दिल्ली के लोग जो है वो भाग ले रहे हैं। हनुमान जी आए हुए हैं, राम जी आए हुए हैं और राजधानी दिल्ली के जितने व्यापारी संघ के लोग हैं वो इस शोभा यात्रा को यहाँ पे निकाल रहे हैं। 4 किलोमीटर लंबी शोभा यात्रा जिस भी गली से गुजरी, लोगों का हुजूम इसे देखने के लिए उमड़ पड़ा। क्या बच्चे, क्या बुजुर्ग, क्या महिलाएं और क्या पुरुष, हर किसी का जोश और उत्साह देखते ही बन रहा था। फेडरेशन ऑफ सदर बाजार ट्रेड एसोसिएशन की ओर से ये शोभा यात्रा का आयोजन किया गया, जिसमें पूरे व्यापारी सदर बाजार के शामिल हो रहे हैं। आज हमारा दिवाली है, 22 तारीख को बड़ी दिवाली मनाएंगे। 500 साल बाद राम मंदिर बन रहा है। दिल्ली की तरह ही देश के दूसरे बाजारों में भी रामोत्सव मनाने की तैयारी है, जिसकी एक तस्वीर चंडीगढ़ से भी सामने आई। वहां बाजारों के साथ साथ पूरे शहर को ही रंग बिरंगी लाइटों से सजा दिया गया। श्री रामचंद्र कृपालु भजमान। व्यापारियों ने घोषणा की है कि 22 जनवरी के दिन सुबह सबसे पहले पूजा पाठ होगा और फिर पूरे दिन प्रसाद वितरण चलेगा। चंडीगढ़ में भी जो तैयारियां हैं वो देखते ही बनती है। तमाम चौक चौराहों को बहुत ही सुंदर तरीके से सजा के रखा है।
इस वक्त हम चंडीगढ़ की सेक्टर 22 की मार्केट है। सबसे पहले आपको तस्वीरें दिखा दें। जो मार्केट है, मार्केट को रंग बिरंगी रंगीन लाइटों के साथ सजाया गया है। उसके साथ साथ आप देख सकते हैं कि मार्केट एसोसिएशन के जो लोग हैं कितने उत्साहित है। ये ऐसा दिन कभी कभार आता है और इसको तो सदियों बाद आ रहा है ऐसा दिन कि भगवान राम अपने अयोध्या में सज रहे हैं, विराजमान होंगे, प्राण प्रतिष्ठा होगी। हमारे लिए बहुत गर्व की बात है ये। बाजारों के अलावा देश के प्राचीन मंदिरों में भी प्राण प्रतिष्ठा के दिन धार्मिक आयोजन होने वाले हैं, जिसके लिए तैयारियां शुरू हो गई हैं। अब बस इंतजार 22 जनवरी की शुभ घड़ी का है, जब बाल स्वरूप में भगवान श्री राम नए नवेले मंदिर में ठाठ भाठ से विराजेंगे। दिल्ली से अनामिका गौड़, चंडीगढ़ से ललित शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। आज अयोध्या प्रभु श्री राम के भव्य मंदिर की साक्षी बन रही है और इस दिन के लिए राम भक्तों ने लंबी प्रतीक्षा की और बेहद कठिन परीक्षा भी दी है। आज हम आपको ऐसे ही एक नायक से मिलवाने जा रहे हैं जो करीब 48 वर्ष पहले यानी कि साल 1976 में विवादित ढांचे का सर्वे करने के लिए गए थे। तब पहली नजर में उन्हें पता चल गया था कि वो मंदिर ही है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के क्षेत्र निदेशक रहे के मोहम्मद साहब से मैंने बातचीत की। के मोहम्मद साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहली प्रतिक्रिया आपकी, 22 तारीख को रामलला विराजमान होंगे, कैसा आपको लग रहा है? इट्स ए मोमेंट ऑफ फुलफिलमेंट एंड ग्रेट सेटिस्फैक्शन का दिन है, होगा वो वाला, क्योंकि 500 सालों की बहुत बड़ी लंबी लड़ाई है एंड उसकी जो परिणाम जो है वही दैट इज व्हाट वी आर गोइंग टू विटनेस। तो मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है एंड इट इज ए ग्रेट मोमेंट ऑफ फुलफिलमेंट फॉर द इंडियन कंट्री। बिल्कुल। अब के मोहम्मद साहब, एक वक्त हुआ करता था जब मंदिर है या नहीं इसका प्रमाण पूछा जाता था, इसके साक्ष्य पूछे जाते थे। अब कैसा आपको लगता था? वो तब तो बहुत ज्यादा था, लेकिन अब उससे ज्यादा है, क्योंकि बहुत सारी चीजें जो ना क्लियर हो रहे हैं, लेकिन फिर भी लोग जो ना विश्वास करने के लिए तैयार नहीं है। तो ये सब जो ना हिस्ट्री में चलते रहेंगे एंड वी शुड बी रेडी टू फेस ऑल दीज थिंग्स। इसलिए मुझे बहुत ज्यादा कुछ लगने लगा। के मोहम्मद साहब, ऐसी क्या चीज थी जिसने आप में भरोसा जताया कि जमीन के नीचे मंदिर है? क्योंकि जब आप साक्ष्य ढूंढ रहे थे तो ऐसा कौन सा वो पल आया था? नहीं, देखिए, सच्चाई जो ना, बिकॉज आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का काम है, वो सबूतों के ऊपर आधारित है। ये नहीं जो किताबों में लिखा है उसके ऊपर नहीं, लेकिन जो जमीन से जो खुदाई करेंगे वहां आपको क्या मिलेंगे उसी के बेसिस पे है। सो वी हैड इनफ फेथ इन द आर्कियोलॉजी एंड वो बाद में जो ना रंग दिखाया एंड इट वाज ऑन द बेसिस ऑफ द आर्कियोलॉजिकल एविडेंस। तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने ये जो जजमेंट जो दिया है एंड दैट इज वन ऑफ द मोस्ट बैलेंस्ड जजमेंट, क्योंकि मुसलमानों का जितना क्लेम था 2.7 एकर्स ऑफ लैंड का, उनका डबल जमीन उनको दे दिया। और मुझे उम्मीद है कि बहुत ही जल्दी जो ना वहाँ मस्जिद भी बनेगा एंड देन देयर विल बी ए ग्रेट कल्चरल सेंटर भी वहाँ बनेगा। एंड इसी तरीके से जो मामला था जो पिछले 500 ईयर्स तक पूरा इंडिया को प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे थे एंड दैट इज बीइंग सॉल्व्ड इन ए वेरी वेल, बहुत ही अच्छी तरीके से इट इज बीइंग सॉल्व्ड। बड़ा सवाल यहाँ पर यह भी है कि आज मंदिर बन रहा है, लेकिन आप जिस वक्त वहां थे, खुदाई चल रही थी, आप तमाम फैक्ट्स जुटा रहे थे, लेकिन बावजूद इसके आप बात फैक्ट्स पर करते थे, लेकिन विरोध आपका होता था। कैसा लगता था तब? नहीं, फैक्ट्स में अड़े रहे, बिकॉज यू हैव टू फेस द म्यूजिक। वो मुझे पहले से पता था कि बहुत ज्यादा, बिकॉज आई कम फ्रॉम मुस्लिम कम्युनिटी का जहन जो है ना वो बिल्कुल एक तरफा है। तो इसमें मसाइल बहुत ज्यादा आएंगे एंड वील हैव टू फेस देम, ये मुझे पता था। तो इसीलिए जो ना ये रास्ता बहुत ज्यादा प्रॉब्लमेटिक भी नहीं था। लेकिन सच ये भी है कि आप, क्योंकि
एएसआई से जुड़े हुए थे, आपका काम खुदाई करना था, जो फैक्ट्स वहां से निकलकर आ रहे थे वही आप सामने पेश कर रहे थे, उसी को आप दिखा रहे थे। लेकिन कभी ऐसा पल भी आया कि सच्चाई पर चलते हुए बात आपकी नौकरी पर आई हो? हाँ, ये तो कई बार ऐसा हुआ है और ये सब फना ही है, क्योंकि इस टाइम में क्योंकि कभी पहले ये पता नहीं था कि जो ना इतनी बड़ी एविडेंसेस आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को मिलेंगे, ये पता नहीं था, लेकिन वो मिल गया। उसके बाद जो ना ये मैं गवर्नमेंट सर्वेंट था, इसलिए खुल के बता भी नहीं सकता क्योंकि इट इज अगेंस्ट द कंडक्ट रूल्स ऑफ द गवर्नमेंट सर्वेंट। तो नौकरी जा सकता था। एंड ऑनरेबल सेक्रेटरी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो कल्चरल सेक्रेटरी है, उन्होंने आरसी त्रिपाठी जी उनका नाम था, उन्होंने कहा कि आपने हाउ डिड यू मेक सच ए स्टेटमेंट, आपको इतना ऐसी स्टेटमेंट नहीं देना चाहिए था। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया के मोहम्मद साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए। और अब बात हवाई यात्रा करने वाले यात्रियों को राहत पहुंचाने वाले प्रयासों की। डीजीसीए यानी कि डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन ने यात्रियों की परेशानियों को देखते हुए एयरलाइन कंपनियों के लिए नई एसओपीज यानी कि स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर जारी कर दिया है। इस कदम की वजह से मौसम का मिजाज कुछ भी हो, अगर कड़ाके की ठंड लोगों के लिए चुनौतीपूर्ण बनी हुई है, घना कोहरा है, एयरलाइन कंपनियों के लिए परेशानी का सबब साबित हो रही है। उनके विमानों के संचालन पर साफ साफ असर देखा जा सकता है। 4 से 5 दिन के अंदर 650 से ज्यादा फ्लाइट्स या तो देरी से उड़ी या फिर उनको रद्द किया गया। इसकी वजह से देश के कई एयरपोर्ट्स पर तैनात ग्राउंड स्टाफ या फिर क्रू से बहस, झगड़े या फिर हाथापाई की तस्वीरें भी सामने आ चुकी हैं। उत्तर भारत के घने कोहरे में होने की वजह से अब भी घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों के देर होने या फिर कैंसिल होने का सिलसिला जारी है। विजिबिलिटी कम होने की वजह से सिर्फ दिल्ली एयरपोर्ट पर 100 से ज्यादा उड़ानें आज प्रभावित हुई हैं, जिसकी वजह से सैकड़ों पैसेंजर्स एयरपोर्ट पर ही घंटों इंतजार करने को मजबूर हो गए। इनमें बच्चे, बुजुर्ग शामिल हैं और इस पर एयरलाइन कंपनियों के स्टाफ की तरफ से टाल मटोल का रवैया उन्हें और परेशान कर रहा है। इसी वजह से वो बुरी तरह से खिंचे या फिर गुस्से में आए और ऐसे में डीजीसीए की तरफ से एयरलाइन कंपनियों के लिए नई एसओपीज जारी की गई ताकि उड़ानें रद्द या फिर लेट होने पर यात्रियों के साथ एयरलाइन कंपनियों के कर्मचारियों की तरफ से बेहतर संवाद हो पाए। और एसओपीज के मुताबिक सबसे पहली गाइडलाइन 3 घंटे या फिर उससे ज्यादा देरी होने पर फ्लाइट को रद्द करने की है ताकि एयरपोर्ट और वेटिंग एरिया में कंजेशन न हो। इसके अलावा फ्लाइट लेट होने पर पैसेंजर को रियल टाइम जानकारी देने के लिए भी कहा गया है और इसके लिए एयरलाइंस कंपनियों को यात्रियों को ईमेल, व्हाट्सएप, एसएमएस और वेबसाइट पर देरी की सूचना देनी होगी। एयरपोर्ट पर इंतजार कर रहे पैसेंजर्स को अनाउंसमेंट और डिस्प्ले बोर्ड के जरिए रियल टाइम जानकारी देना जरूरी होगा। एयरपोर्ट पर एयरलाइन का स्टाफ भी लगातार यात्रियों के संपर्क में रहेगा। साथ ही साथ फ्लाइट में देरी के बारे में जानकारी और गाइड करना पड़ेगा। दरअसल सर्दी के मौसम में कोहरे या फिर धुंध की वजह से लो विजिबिलिटी की समस्या पैदा हो जाती है, जिसमें सबसे अनुभवी पायलट्स के लिए भी विमान का टेक ऑफ या फिर लैंडिंग या टचडाउन चुनौतीपूर्ण साबित होता है। फ्लाइट की टॉक्सिंग का मतलब जब प्लेन रनवे पर चलता है 550 मीटर की मिनिमम विजिबिलिटी पर ही विमानों की लैंडिंग हो सकती है या फिर उसे उड़ान भरने की इजाजत मिल सकती है। मौजूदा समय में दिल्ली समेत उत्तर भारत के कई शहरों की अगर बात करें तो विजिबिलिटी 100 मीटर से भी कम है और जिसकी वजह से फ्लाइट्स या तो देर हो रही हैं या फिर उन्हें रद्द करने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है और इसी वजह से यात्रियों को घंटों इंतजार करना पड़ रहा है। ऐसे में एयरलाइन कंपनियों के कर्मचारियों की तरफ से सहयोग नहीं मिलने पर यात्रियों का गुस्सा फूट रहा है। कभी मुंबई एयरपोर्ट के एयरक्राफ्ट पार्किंग में ही बैठकर पैसेंजर्स डिनर करते नजर आ जाते तो कभी गुस्सा यात्री पायलट को ही थप्पड़ मार देते हैं और इन घटनाओं के लिए अब एयरलाइन कंपनियों की तरफ से सही तरीके से सूचनाएं नहीं पहुंचाने को भी जिम्मेदार ठहराया जा रहा है। कोहरे के कारण घंटों देरी से उड़ान भर रही फ्लाइट्स का सीधा सीधा खामियाजा अब यात्रियों को भुगतना पड़ रहा है। एयरपोर्ट पे यात्रियों की लंबी लाइनें लगी हुई हैं, जिसको ध्यान में रखते हुए अब नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने एयरलाइंस को नई एसओपी जारी की है, जिसमें कहा गया है कि सभी एयरलाइंस को फ्लाइट्स का रियल टाइम डेटा जो है वो यात्रियों को पहुंचाना होगा। अपनी वेबसाइट में उन्हें बताना होगा कि किस फ्लाइट का रियल टाइम डेटा क्या है।
इसके साथ साथ यात्रियों को SMS के माध्यम से भी फ्लाइट के रियल टाइम की जानकारी देनी होगी। SOP में लिखा है। हाँ, उनको मेल आई थी उनकी मेरे को, तो फिर हमने स्टे थोड़ा सा लेट कर दिया। वाराणसी जा रहे थे, फ्लाइट कैंसिल हो गई। मुझे रात की 8:25 की फ्लाइट इन्हें दी है एयर इंडिया एक्सप्रेस वालों ने, लेकिन कोई फैसिलिटी यहाँ प्रोवाइड नहीं की। अब मुझे टैक्सी से वापस अपने होटल में खुद के खर्चे से जाना है और फिर वापस यहाँ आना है। खबरें सच्ची होनी चाहिए, अच्छी खुद ब खुद लगती हैं। नवजोत रंधावा साइनिंग ऑफ। आप सुनते रहिए गुड न्यूज, देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।